शुरू होते हैं। आरएनएस की अवधारणा क्या थी? आरएनएस की अवधारणा, आरएनएस ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपघटित होकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। अम्ल क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल कौन होते हैं? जो H+ आयन देते हैं। किसके अनुसार हम बात कर रहे हैं? आरएनएस के अनुसार, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों की परिभाषाएं अलग अलग आएगी। ठीक है, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं, किसमें? जल में घुलकर या जल में अपघटित होकर। ठीक है, क्षार कौन होते हैं? जो क्षार कौन होते हैं? जो OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H+ आयन बोल सकते हैं उसको, या हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं। जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जो जल में अपघटित होकर वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इसकी परिभाषा थी, आरएनएस की परिभाषा थी अम्ल के संदर्भ। ठीक है, या क्षार के संदर्भ। अब हम उदाहरण से समझते हैं, इसके अम्ल के उदाहरण लेते हैं। HCl, ठीक है, जल में अपघटित होगा तो जल की ध्यान रखना, जल को एक मतलब आपने देखा होगा एक्वा वाटर प्योरीफायर, एक कंपनी आती है जो क्या पानी प्योरीफाई करती है। ठीक है, तो एक्वा का मतलब यानी AQUA, एक्वा। ठीक है, एक्वा मतलब जल, जलीय प्रावस्था। अगर किसी को हमें बताना हो कि वो पदार्थ जल में घुला हुआ है तो हम उसके नीचे नहीं लिखेंगे जल में घुला हुआ है, इसके नीचे क्या लिख देंगे? एक्वा लिख देंगे। शॉर्ट में उसको AQ लिख देते हैं। तो यहाँ पर AQ अगर जहां भी लिखा दिखे इसका मतलब वो क्या है? जलीय प्रावस्था में। ठीक है, ये जलीय प्रावस्था में, जल में घुला हुआ है। ठीक है, H2SO4, 2H+ SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, H2SO4 जल में घुलने के पश्चात क्या देता है? H+ आयन देता है। ठीक है, ये भी एक्वस मीडियम में है। ठीक है, एक्वस मीडियम, जलीय माध्यम में। ठीक है, HNO3 एक्वस मीडियम में क्या देता है? H+ और नाइट्रेट आयन देता है। ठीक है, एक्वस और मीडियम में नाइट्रेट आयन देता है। समझ आई बात? तो ये हमारे पास जो है वो कौन से हैं? अम्ल के उदाहरण है। एक और एसिटिक अम्ल जो है वो किसमें बदलता है? एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। ठीक है, इसमें ऋणायन जो होता है वो CH3COO- होता है और धनायन जो होता है वो H+ होता है। तो ये भी किसमें होता है? एक्वस मीडियम में होता है। ठीक है, एक्वस मीडियम में। समझ आई बात? तो आपका एक्वस मीडियम, जलीय माध्यम। ठीक है, अब हम जो है आरएनएस के दूसरी जो बात आती है, किसकी? दूसरा क्या बोला था आरएनएस में कि क्षार के बारे में बोला था। क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल उदाहरण NaOH की बात करते हैं। NaOH क्या होता है? NaOH क्षार होता है। कैसे होता है जी? आरएनएस ने बताया था कि ये क्षार कैसे होता है। तो इसने कहा था कि NaOH जल में यानी एक्वस मीडियम में क्या करता है? घुलकर Na+ और हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन में टूट जाता है। तो वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर या घुलकर क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो NaOH क्या होगा इस प्रकार से? क्षार। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है क्या? आरएनएस के अनुसार क्षार बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? OH आयन देता है। ठीक है, और किसमें देता है? जलीय माध्यम में। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं नीचे? AQ मतलब एक्वा, एक्वा मतलब जलीय माध्यम यानी जो है आपका वाटर जो है, यानी वाटर अंग्रेजी में बोलते हैं लेकिन साइंस की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं। इसलिए आपने जो है कई कंपनियों की, प्योरीफायर कंपनियों के नाम एक्वा और ये सुने होंगे। ठीक है, एक्वा प्योरीफायर, एक्वा गेंट ऐसे कुछ नाम सुने होंगे। तो
ये सारे वाटर के नाम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है वाटर का, ठीक है। अब हम जो बात करते हैं इसकी जल के अंदर जो अम्ल और क्षार होते हैं उनकी जो H+ या OH आयन देने की जो क्षमता होती है उसके आधार पर जो है हम अम्ल व क्षारों के क्या करते हैं, स्ट्रेंथ यानी जो है उसकी प्रबलता व दुर्बलता का निर्धारण करते हैं, ठीक है। प्रबलता व दुर्बलता का निर्धारण करते हैं। कैसे? अम्ल की बात कर लेते हैं। अम्ल, कौन से अम्ल प्रबल होते हैं और कौन से अम्ल दुर्बल होते हैं, ये आर्हेनियस ने बड़े अच्छी तरीके से बताया था। हमने पहले बात तो की थी प्रबल अम्ल की और दुर्बल अम्ल की, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते क्या है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई थ्योरी नहीं थी उस टाइम। तो आर्हेनियस ने इसको समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब हम इस कोशिश से समझ जाएंगे कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, ठीक है। वे होते हैं प्रबल अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ठीक है, जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। और जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, ये कुछ कम यानी कुछ भाग इनका क्या रहता है, अवियोजित रहता है, ठीक है। कुछ भाग इनका क्या रहता है, अवियोजित रहता है। तो इसलिए ये क्या हो गए, दुर्बल अम्ल हो गए। उदाहरण हमने पढ़ा थे CH3COOH, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ठीक है, और बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। एक पढ़ा था HCOOH, मैलिक अम्ल, सॉरी फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल जिसको बोलते हैं। और इधर पढ़े थे हमने HCl, H2SO4, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है इसमें और कोई अगर उदाहरण देखना चाहो HNO3, H2SO4 और बहुत सारे होते हैं, HClO4 यानी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी HClO4 क्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक जो है, यानी ये जो है एक प्रकार से अलग प्रकार का एसिड है। ये क्लोरस अम्ल जो है इस तरह का एसिड है, ये 12वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी अभी अपन इतनी बात नहीं करेंगे। तो मूल अपना ये जो है HCl HNO3 और H2SO4 हो गए। तो ये तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल हो गए। अब इसी तरह क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार भी होते हैं। तो क्षार भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रबल क्षार और दूसरे दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार कौन से होते हैं, जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, जो जल में क्या हो जाते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। और जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, अवियोजित रहते हैं, कुछ भाग क्या रहता है इनका, कुछ भाग अवियोजित रहता है, ठीक है। इसलिए क्या हो गए, कुछ भाग इनका अवियोजित रह गया। अब इनके उदाहरण NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके उदाहरण जो है आप लिख सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, अमोनियम NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपने 9वीं क्लास में NH4 पॉजिटिव पढ़ा होगा, NH4 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव किसके ऊपर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर होता है क्या, ये समझा था आपने, समझा था कि नहीं समझा था? अगर नहीं समझा था तो हम समझ लेते हैं, ठीक है। क्या कि NH4 पॉजिटिव या NH4OH क्या होता है, इसे अमोनियम क्या कहते हैं। आप पढ़ते हो NH3, इसको क्या कहते हैं, अमोनिया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट गैस है अपने, अमोनिया इसको बोलते हैं। नाइट्रोजन की संयोजकता मूलतः कितनी होती है, 3, ठीक है। इस तरह से अमोनिया बताता है। लेकिन क्या होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म और बच जाता है, क्योंकि इसके बाह्य जो कोश होता है ना, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने पढ़ा था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और
5। तो बाह्य तंतुकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से काम कितने लिए इसने? 3। ठीक है, 3 ही काम लिए, 3 तो इस हाइड्रोजन के आएंगे एक, ठीक है। बाकी इसके पास कितने बच गए? 2। तो ये क्या करता है, जैसे ही किसी ऐसे विलयन में जाता है जहाँ H+ मौजूद है तो उसको ये क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? बिल्कुल एक आवारा है, बिल्कुल आवारा जो है की तरह घूमता रहता है, यानी कहीं इलेक्ट्रॉन दिया, कहीं इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिया और कहीं इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। इस तरह का प्रक्रम चलता रहता है इसके साथ। तो इसको इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके साथ क्या बन गया? एक और बॉन्ड बन गया, चौथा बंध बन गया, ठीक है। अब ये चौथा बंध है, इसको नाम क्या दे देते हैं? उपसहसंयोजक बंध नाम देते हैं। एक प्रकार से उपसहसंयोजक बंध हो जाता है। उपसहसंयोजक बंध और सहसंयोजक बंध क्या होता है? सहसंयोजक बंध तो 2 जनों की साझेदारी से बनता है। 2 जनों ने दुकान खोली, एक ने पैसे लगाए, दूसरे ने पैसे लगाए, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए? सेट बन गए। तो इसमें भी क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि 2 जनों ने दुकान खोली, एक के पास पैसे नहीं है तो दूसरा पैसे लगा रहा है, पूरे पूरे पैसे। वही बात यहाँ पर है कि इस हाइड्रोजन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है और इसके साथ बंध बना रहा है, ठीक है। ये कौन बन गया? अमोनियम। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं हो गया क्या? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन की तरफ चला गया, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? एक प्लस आ गया। इसलिए अमोनियम के ऊपर क्या होता है? नाइट्रोजन के ऊपर प्लस होता है, ठीक है। तो इसलिए NH4+ और OH- दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? NH4OH, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? दुर्बल क्षार है। क्यों है दुर्बल? ये जल में घुलने के बाद कम वियोजित होता है, यानी NH4 और OH में कम टूटता है। इसका बंध जो है वो मजबूत है, इसलिए कम टूटता है, ठीक है। जिनके बंध जितने मजबूत होंगे वो उतना ही दुर्बल क्षार होगा या दुर्बल अम्ल होगा जल के अंदर, ठीक है। और जिनके बंध जितने जो है वो लूज होंगे, यानी कमजोर होंगे, वो बड़ी आसानी से टूटते हैं, ठीक है। अब ये बंध वाली बात जो है वो आप 11वीं 12वीं क्लास या आगे की क्लासों में सीखेंगे कि बंध कैसे मजबूत होते हैं, कैसे कमजोर होते हैं, क्योंकि यहाँ अपना इतना वास्ट जो विषय नहीं है। अपने को सिर्फ समझना है दुर्बल और प्रबल, क्षार और अम्ल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है? उदासीन कर देना। अम्ल क्या होता है? अम्ल की प्रवृत्ति क्षार के बिल्कुल क्या होती है? उल्टी होती है, विपरीत होती है। तो अम्ल क्षार को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी मान लीजिए आपके पास एक अम्ल है ना, ये अच्छे, ठीक है, और NaOH क्या है? क्षार, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये उदासीन क्यों होंगे? क्या होगा? एक बना इसमें NaCl, ठीक है, और दूसरा बना क्या? H2O। तो कैसे बना? देखो HCl क्या देगा? H+, OH क्या देगा? OH-, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O, उदासीन। दूसरा क्या बनता है? लवण, यानी सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण भी, ये लवण भी क्या है? उदासीन, ठीक है। इसका मतलब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या हो जाते हैं? उदासीन होते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं होता कि बिल्कुल उदासीन ही हुए, कुछ मात्रा में इसमें यानी जो है वो क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है, इस कारण इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी, क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। यानी एक्सोथर्म रिएक्शन जो है वो होती है, यानी इसमें ऊष्मा यानी हीट जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो जब भी आप कभी भी H+ यानी NaOH और HCl को मिलाओगे तो इसमें से ऊष्मा निकलेगी और आपको मिलेंगे क्या? लवण और जल, ठीक है। यानी एक मिलेगा लवण और एक मिलेगा जल। जल क्या होता है? उदासीन होता है। आगे बढ़ेंगे pH पैमाना, उसमें जल की pH क्या होती है? 7 होती है, ठीक है। न तो अम्ल होता है, ये न क्षार होता है। लेकिन जल एक क्या है? सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल क्या है? विलायक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? प्रकृति में मौजूद है, इसलिए विलायक के रूप में सबसे सस्ता इसलिए जो है वो जल होता है, इसलिए विलायक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो विलायक के रूप में इसीलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ये क्या होता है? उदासीन होता है। इसमें आप अम्ल मिलाओगे, ये अम्लीय विलयन बन जाएगा इसका, और अगर इसमें आप क्षार मिलाओगे तो इस जल का क्या बन जाएगा? क्षारीय विलयन बन जाएगा। इसका माध्यम क्या हो जाएगा?
क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई उदासीनीकरण क्रिया। हमने आर्यनीय सिद्धांत पढ़ा, क्या कहा इसमें कि जो वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं जल में अपघटित होकर अम्ल कहलाते हैं, वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर OH आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, यानी बेस कहलाते हैं। तो क्या इतने से ही अम्ल और क्षार जो है वो विभाजित हो गए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है वो एप्रोटिक अम्ल है, यानी जिसके अंदर H+ है ही नहीं, फिर भी वो एक बहुत प्रबल अम्ल की तरह काम करते हैं, या अम्ल या क्षार की तरह काम करते हैं वो पदार्थ, यानी कुछ क्षार की तरह भी काम करते हैं। तो उनको आप जो है अम्ल क्षार जो है कैसे कहोगे? यानी इस परिभाषा से हम अम्ल क्षार उनको नहीं कह सकते। तो इस सिद्धांत की कमियां क्या रहेगी? प्रश्न आता है कई बार कि आर्यनीयस के सिद्धांत की कमियां बताइए। क्या था कि यह सिद्धांत जो है वो एप्रोटिक अम्लों के बारे में नहीं समझा सका। यानी कुछ एप्रोटिक अम्ल भी होते हैं जो प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन कौन है यहाँ पर? H+ H+ क्या है? प्रोटॉन है। क्यों है भी प्रोटॉन? क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हाइड्रोजन जो होता है इसके नाभिक में जो है वो एक प्रोटॉन होता है केवल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। H+ बता रखा है, इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिया, तो बचा क्या है इसके पास? एक प्रोटॉन। तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं H+ को। कई बार प्रोटॉन लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो एप्रोटिक बोला है। एप्रोटिक शब्द का मतलब क्या है? जिसके पास क्या है? प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन नहीं है मतलब हाइड्रोजन यानी H+ नहीं है। ऐसे भी अम्ल है क्या? बिल्कुल है, BF3। ठीक है, BF3 CO2 ये एप्रोटिक अम्ल है। कैसे? क्योंकि इनके जो अष्टक है ना, अब ये अष्टक क्या हो गया? अष्टक मतलब बाह्यतम कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सिद्धांत है नॉर्मल सा। इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो अष्टक पूर्ण नहीं है। तो जिसका अष्टक पूर्ण नहीं है ना, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, यानी उसके पास वो क्षमता है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके, क्योंकि उसके पास जगह खाली है। जिसके अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, वो जो है आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। बोरोन कितने होते हैं? बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के पास। ठीक है, और कार्बन के पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए? अम्ल हुए। ठीक है, अब कैसे हुए ये लुईस में समझेंगे, लुईस अवधारणा। ठीक है, तो एप्रोटिक अम्ल समझ गए क्या कि एप्रोटिक अम्लों के बारे में नहीं समझा उसका। तो कुछ ऐसे क्षार भी रहे होंगे जो हम बता सकते हैं कि वो क्षार कैसे है। जैसे अमोनिया NH3 होता है। ठीक है, तो देखने में ऐसा लगता है जैसे हाइड्रोजन दे रहा हो, लेकिन हाइड्रोजन नहीं देता, ये H+ वगैरह कुछ नहीं देता, ये एक क्षार है। तो ये क्षार कैसे होगा? इसके पास तो वो है ही। तो इस चीज की व्याख्या जो है कौन नहीं कर सका? आपका आर्यनीयस सिद्धांत नहीं कर सका। यानी वे क्षार जो OH आयन नहीं देते हैं, उनकी व्याख्या जो है वो आर्यनीयस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती, या वे अम्ल जो H+ आयन नहीं देते हैं, उनकी व्याख्या भी जो है वो इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी। तो ये इसकी क्या हो गई? कमियां। ठीक है, तो ये आर्यनीयस सिद्धांत हो गया आपका, और इसकी कमियां हो गई। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कौन सा? ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। अब हम शुरू करते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना। क्या कहा था ब्रोंस्टेड और लोरी ने? क्या समझाया था कि अम्ल कौन होते हैं, क्षार कौन होते हैं? इन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी। ठीक है, जो प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, प्रोटॉन दाता यानी प्रोटॉन देने वाला और प्रोटॉन लेने वाला। ठीक है, प्रोटॉन मतलब H+। ठीक है, H+ को आपने नहीं पढ़ा था अभी कि क्या कहते हैं? प्रोटॉन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो निकल जाता है, बचता क्या है इसके नाभिक में? एक प्रोटॉन, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, रदरफोर्ड ने इसी की खोज जो है इसी के बारे में बताया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ब्रोंस्टेड-लोरी क्या कहता है। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन क्या करते हैं? त्यागते हैं।
ठीक है, जो प्रोटॉन दाता होते हैं, ठीक है, यानी जिसको बोल सकते हैं दाता, ठीक है, प्रोटॉन डोनर जिसको बोलते हैं। क्षार कौन होंगे फिर? वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है, अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसने जो अपनी संकल्पना है वो उसमें 2-3 शब्द और संयुग्मी, संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार, संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार, ये सब बोल रहे। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, यानी संयुग्मी अम्ल। अब ये क्या होता है? आप एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए, ये मान लीजिए कोई HA, ठीक है, HA मतलब कोई अम्ल, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल के अंदर अभिक्रिया करता है, यानी जल है आपका, इसके साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। HA, ये जो A- बच जाता है आपके पास। अब इसको इससे समझ सकते हैं, A का मतलब यहाँ पे Cl होगा ना, HCl बन जाता है ये, ठीक है, ये जल है, ये A- मतलब Cl-, ऐसा समझ सकते हैं। एक बार सिंपल उदाहरण लेना है, ठीक है, और प्लस में जो है वो क्या बन जाता है? H3O+, ठीक है, H3O+। ध्यान रखना कैसे बना? ऑक्सीजन, जल जो होता है ना, जल दोनों तरह का काम कर सकता है आपसे, ठीक है। जल के पास 2 इस तरह से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे होते हैं? ऑक्सीजन के बाह्य तंतुओं में चाहिए, ऑक्सीजन के बाह्य तंतुओं में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6, ठीक है। 6 में से इसने कितने काम में ले लिए? यहाँ पे 2, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया। इस तरफ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ हाइड्रोजन का है, ठीक है। बाकी कितने बच गए? 4, मतलब युग्म कितने बच गए? 2 युग्म, ये 2 जोड़ी, ठीक है। अब ये 2 जोड़ी होता है जिसमें से एक जोड़ी का ये त्याग कर सकता है बड़ी आसानी से, और त्याग करके किसी प्रोटॉन को जो है वो ग्रहण कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है? H+, और हमारे जल के पास क्या है? जो है इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रोटॉन को देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देगा, देगा तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया? हमने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? इसको दे दिए, ठीक है। अब इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इसको इसमें ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या बोला? संयुग्मी क्षार, ये आगे चला गया था, ठीक है। ये अम्ल है, ये संयुग्मी क्षार है, ठीक है, ये संयुग्मी क्षार। अब ये क्या होगा? ठीक, संयुग्मी अम्ल हुआ, फिर एक ये संयुग्मी क्षार हो गया, ये संयुग्मी अम्ल हुआ। तो जल ने यहाँ पर किसकी तरह काम किया? जल ने प्रोटॉन को क्या किया है? जल ने प्रोटॉन को क्या किया है? यहाँ से जल की अगर बात करें, आप इस तरह से लेके जाएं, जल के ऊपर एरो लेके जाएं, तो यहाँ पे जो है जल यहाँ पर सीधा H2O था, और इसने क्या किया? इससे प्रोटॉन ग्रहण किया। तो ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला क्या होता है? जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो ये क्या हुआ? जल यहाँ पे क्या हुआ? क्षार हुआ, ठीक है। हमने इसको अम्ल क्यों कहा? क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन का त्याग कर रहा है ना, त्याग। देखो ये प्रोटॉन यहाँ से निकल कर कहाँ जा रहा है? इसके पास जा रहा है, और ये क्या बच रहा है? A-, ठीक है, A- बच रहा है। A- आपका क्या हो गया? संयुग्मी क्षार। कैसे हुआ क्षार? जब ये वापिस अभिक्रिया करवा दें तो ये क्या कर सकता है? ये संयुग्मी क्षार ये इलेक्ट्रॉन यानी ये H+ अपना पुनः भी तो ले सकता है, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर वापिस H+ के रूप में निकल सकता है, वापिस इसके साथ आकर जुड़ सकता है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वापिस भी जा सकता है, इसलिए ये दोबारा प्रक्रिया हो सकती है। इसका मतलब ये क्या हुआ? संयुग्मी क्षार, ठीक है। और ये पुनः इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, तो ये संयुग्मी अम्ल हुआ, ठीक है, यानी कॉन्जुगेट एसिड हुआ।
ये कॉन्जुगेट बेस हुआ, ठीक है। यानी इसने आगे की थ्योरी के हिसाब से भी क्या है, इसने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बता दिए, ठीक है। तो किसको संयुग्मी अम्ल और किसको संयुग्मी क्षार कहते हैं, एक बात ध्यान रखना, पहले जो अम्ल होता है ना वो बाद में क्या बनाता है, संयुग्मी क्षार ही बनाता है, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन देने के बाद वो क्या बनाता है, संयुग्मी क्षार बनाता है। और जो क्षार होता है, पहले जो अगर क्षार होता है तो वो बाद में क्या बनाता है, संयुग्मी अम्ल बनाता है, ठीक है। संयुग्मी अम्ल बनाता है कब, क्षार जो है वो संयुग्मी अम्ल बनाता है। तो क्षार कौन होते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, तो प्रोटॉन ग्रहण करके क्षार क्या बना लेता है, संयुग्मी अम्ल। अब आप इस प्रक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हो, NH3 की अभिक्रिया H2O से करवा दें, ठीक है। तो एक तो आप देखोगे कि क्या बनेगा, NH4 प्लस और एक बनेगा OH माइनस, ठीक है। अब इसमें संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार ढूंढ सकते हो बड़ी आसानी से। अमोनिया क्या होता है, हमने पढ़ा था क्षार का होता है, ठीक है। आप एक को पकड़ लिया, अब आपको पता लगाना है कि जल क्षार है कि अम्ल है, बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। अगर ये क्षार है तो ये क्या होगा, फिर अम्ल होगा, क्योंकि लवण बनता है दोनों, ठीक है। दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, NH4OH, एक प्रकार से लवण बन रहा है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, इसमें हाँ ठीक है, OH माइनस, ठीक है, एक प्रकार का लवण बन रहा है, ठीक है, उदासीन लगभग। तो आप इससे क्या कह सकते हो कि NH4 आपका क्या हुआ, एक प्रकार से NH4 क्या बन रहा है, संयुग्मी अम्ल, ठीक है। ये क्या बन रहा है, संयुग्मी क्षार, ठीक है। ये क्या होगा, अम्ल क्या बना है, संयुग्मी क्षार, और क्षार क्या बना है, संयुग्मी अम्ल, ठीक है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हो अम्ल और क्षार के बारे में, ठीक है। तो संयुग्मी अम्ल, और इसका कोई और उदाहरण अगर आप देखो, ठीक है, और उदाहरण आप छोटे और मिल सकते हैं अपने को उदाहरण, जैसे मान लीजिए आपके पास NH3 है, ठीक है, और NH3 इसी के साथ अभिक्रिया अगर करता है तो इसके साथ कोई मान लीजिए कोई अम्ल लेते हैं, यहाँ अगर मैं HCl ले लेता तो ठीक रहता, समझ जल्दी आता, ठीक है। ये Cl माइनस, ठीक है। तो यही उदाहरण होता है, वापिस इसको मैं लिख दूँ कि HCl ले ले तो क्या बनता है, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है अम्ल, तो ये क्षार युवन, ठीक है। तो क्षार से क्या बन रहा है, संयुग्मी अम्ल, और अम्ल से क्या बन रहा है, संयुग्मी क्षार, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का युग्म हुआ, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि NH3 और जो है आपका NH3 और Cl माइनस, ठीक है, वो क्षार व क्षार, संयुग्मी क्षार, ठीक है, और HCl और NH4 प्लस क्या अम्ल और संयुग्मी अम्ल युग्म है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे जाके सोचने का टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा समझना जरूरी है इसको, बार बार इस चीज को समझना कि NH3 और HCl मिलकर क्या बना रहे हैं, NH4Cl एक लवण बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, NH4Cl नाम का एक लवण बना रहे हैं, ठीक है। ये लवण क्या है, उदासीन है एक प्रकार से, ठीक है, लवण बन रहा है। इसका मतलब अगर लवण बन रहा है तो हमने पहले ही पढ़ा था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किस किस के बीच में होती है, अम्ल और क्षार के बीच में होती है। इसका मतलब इनमें से एक अम्ल होगा, एक क्षार होगा। आप सभी जानते हैं कि HCl इसमें क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। तो फिर क्षार कौन होगा, NH3 हुआ। तो NH3 अगर क्षार है तो क्षार से क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल, और अम्ल से क्या बनेगा, संयुग्मी क्षार, ठीक है। तो यानी अभी हमने जो पढ़े थे, यानी HA और इसकी अभिक्रिया आपने जो है वो H2O से करवाई थी, तो आपने बनाया था कि जो है वो A माइनस प्लस
H3O प्लस। ठीक है, तो A यहाँ पे क्या था, संयुग्मी क्षार था, और H3O प्लस क्या था, संयुग्मी अम्ल। तो यहाँ पे H2O जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, क्षार की तरह कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह भी हम H2O की प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं किसी भी अभिक्रिया में। ठीक है, ये ब्रॉन्स्टेड-लोरेकी की परिकल्पना थी, आगे इसके उपयोग पढ़ेंगे।